क्या घर की भी अपनी किस्मत होती है? क्या वास्तुशास्त्र से भी आपकी किस्मत जुड़ी हुई रहती है? क्या आप जिस घर में रहते हैं उस घर का वास्तुशास्त्र और आपकी किस्मत इंटरकनेक्टेड रहती है? नमस्कार साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं किशोर नाथ झा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं एक कहानी, एक हॉन्टेड बंगले की कहानी। 1955 के आसपास मुंबई में जो कार्टर रोड है वो पूरा सुनसान हुआ करता था। उसमें जो म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद साहब, उनका एक बंगला था। तो नौशाद साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको अभी भी संगीत सम्राट भी कहा जाता है नौशाद साहब को। और उनका जो बंगला था उसके बगल में एक और बंगला था जो बियावान था, और कह सकते हैं कि हॉन्टेड बंगला था। और उस बंगले को जिसने बनाया उसको छोड़ा हुआ था, कोई भी उसमें रहता नहीं था। और उधर से दिन में भी कहा जाता है कि लोगों को गुजरने में डर ही लगता था, क्योंकि इतनी आबादी नहीं थी। कार्टर रोड पे एक आध ही बंगले थे, जिसमें सबसे बड़ा बंगला जो था वो नौशाद साहब का था। और आसपास में काफ़ी कोई किसी प्रकार की ज़्यादा डेंसिटी नहीं थी, काफ़ी कम लोग रहा करते थे। उसी समय में एक जो एक्टर भरत भूषण, वो जब फिल्मों में काम करते हैं तो नौशाद साहब से काफ़ी अच्छी उनकी दोस्ती भी रहती है। नौशाद साहब उनकी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर भी रहते हैं, और उनके ही कहने पर या उनके बगल में रहने के लिए वो एक बंगला खरीद लेते हैं। वो बंगला खरीदते हैं 1950 के आसपास, जो रिकॉर्ड बतलाया गया है। और उसी में उसके बाद वो बंगला लेते हैं। उसके बाद उनकी एक फिल्म आती है बैजू बावरा। आपने देखा होगा, गाना भी सुना होगा निश्चित रूप से, कि बैजू बावरा फिल्म का जो गाना है वो काफ़ी हिट हुआ था। बैजू बावरा से ही आज की डेट में अगर भरत भूषण की पहचान है तो उस फिल्म के पीछे बैजू बावरा ही है, क्योंकि बैजू बावरा से उनकी काफ़ी पहचान बनी थी। और उस फिल्म के सभी गाने अच्छे हुए थे, उस फिल्म से उनको काफ़ी शोहरत भी मिली थी। और उसके बाद वो उस बंगले में आने के बाद काफ़ी बुलंदियों पे पहुंचे, बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारा पैसा कमाया, ढेर सारा मकान बंगला सब खरीदा। लेकिन फिर एक ऐसी परिस्थिति भी आती है कि उनके भाई के कहने पर उन्होंने कुछ फिल्में डायरेक्ट की। और कहा जाता है ना कि हर चीज़ हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप अगर आप चाहेंगे कि मैं हाँ सब कुछ खुद ही कर लूँ, वो नहीं होता है। तो भरत भूषण एक्टर बहुत ही अच्छे थे, लेकिन डायरेक्टर उतने अच्छे नहीं हो पाया। अपने भाई के कहने पर उन्होंने कितनी सारी फिल्में बनाई। अपने भतीजे को लॉन्च करने के लिए भी उन्होंने कितनी सारी फिल्में बनाई, जो सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। और परिस्थिति ऐसी हो गई कि उनको एक एक करके अपने सारे घर बेचने पड़े। सारा जो भी बंगला था, जो भी खरीदा हुआ था, 3-4 बंगले थे, वो बेचना पड़ा। कारें बेचनी पड़ी। कहा तो ये जाता है कि लास्ट में ये स्थिति आ गई थी कि वो किताब के प्रेमी थे, उनके लाइब्रेरी में लगभग 1 लाख के आसपास किताबें थीं। और उन्होंने लास्ट में आकर के उन किताबों को भी बेचा। और जब वो बंगला बेचने लगे तो वो बंगला उस समय में राजेंद्र कुमार भी फिल्मों में थे, और उनकी बस एक ही फिल्म आई हुई थी उसमें, गूंज उठी शहनाई 1959 में। उससे पहले उनको कोई उतना जानता नहीं था। 1959 में पहली फिल्म उनकी जो हिट हुई थी गूंज उठी शहनाई, वो एक हिट हो गई थी। तो उनके पास खाम का इतना पैसा हो गया था कि वो सोच रहे थे कि मैं घर लूँ। जब उन्होंने उस बंगले को देखा तो चूंकि वो बंगला पहले से भी थोड़ा ये था कि ये बंगला उसमें कैसा लें, उसमें भरत भूषण तबाह हो गए थे उस बंगले को लेकर के। भरत भूषण की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी उस बंगले में रहने के बाद। तो राजेंद्र कुमार ने मनोज कुमार से मशवरा लिया। मनोज कुमार ने कहा, अरे कोई बात नहीं, इसमें अच्छे से हम लोग पूजा पाठ करवाएंगे और हवन शांति सब करवाएंगे, बंगला खरीद लो। और कहा जाता है कि उस समय में राजेंद्र कुमार ने लगभग 60,000 रुपया में ये बंगला खरीदा था। 60,000 रुपया 1960 में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। राजेंद्र कुमार के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो पैसा चुका पाएं। अब लेकिन उनको बंगला ये हो गया था कि मुझे अब लेना है। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी फिल्में, वो बी आर चोपड़ा की एक फिल्म कानून फिल्म काम कर रहे थे, तो उन्होंने बी आर चोपड़ा को बोला कि मुझे पूरा पैसा चाहिए, और भी एक आध फिल्म मुझसे भले ही करवा लो। उन्होंने साइन भी फिल्म कर ली, और सारा का सारा पैसा अमाउंट एडवांस में ही लेकर के उन्होंने वो बंगला खरीद लिया। और उस बंगले को खरीदने के बाद राजेंद्र कुमार सुपरस्टार बन जाते हैं। उसके बाद सोचिए कि 1959
में गूंज उठी शहनाई एक फिल्म आई थी, और 1960 में जब वो बंगला खरीदते हैं तो उसके बाद से सबको पता होगा कि उनको जुबली कुमार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1960 में फिल्म ससुराल फिल्म आती है, 1963 में दिल एक मंदिर फिल्म आती है, जिन्होंने देखी होगी, जो पुराने फिल्मों के शौकीन हैं उनको काफ़ी ये वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा और उनको उनकी याद भी ताज़ा हो रही होगी। उसके बाद 1963 में मेरे महबूब आती है, 1970 में गीत फिल्म आती है, और फिर 1964 में ये आई मिलन की बेला फिल्म आती है, जिंदगी आती है, आरजू फिल्म जो उनका कालजयी फिल्म है 1965 में, सूरज, साथी, झुक गया आसमान, सुपर सुपर आज के ज़माने में बोला जाए तो 1000 करोड़ वाली फिल्म, तो झुक गया आसमान 1968 में आती है, 1968 में ही अनजाना फिल्म आती है। यानी कि आप राजेंद्र कुमार की कोई भी फिल्म याद कीजिए और वो फिल्म जुबली हिट हुई हो, लेकिन वो फिल्म का जो उसका टाइम पीरियड आप अगर देखते हैं तो 1960 से लेकर के 1970 के बीच का ही आता है। तो ये कहा जाता है कि उस जो बंगले में जब वो आए तो उस बंगले की किस्मत, इनकी किस्मत मिल गई, और इन्होंने जो सफलता का जो हासिल किया वो किसी और ने इतना हासिल नहीं किया। और इन्होंने उस बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम पर डिम्पल रखा हुआ था। समय सबका पलटा खाता है, ये ज्योतिष का एक सर्वमान्य नियम है कि चक्र चलता रहता है, सभी ग्रहों का चक्र चलता रहता है। और यदि आप आज दुखी हैं तो कभी चिंता नहीं करना, क्योंकि फिर एक चक्र आएगा कि अच्छे दिन भी आ जाएंगे, और बहुत अगर अच्छा है तो एक फिर चक्र चलता है कि कुछ डाउन भी आता है। तो इनके लाइफ में भी कुछ डाउन आया, और 1917 में इनके पास और भी इसके अलावा भी कुछ बंगले थे, और इनको कुछ पैसों की ज़रूरत हुई तो इन्होंने 2-4 जगह पे बोला कि भाई मुझे बंगला बेचना है। उसी समय 1970 के आसपास राजेश खन्ना की एक फिल्म सुपरहिट हो चुकी थी, आराधना, और वो लगभग स्टार तो बन ही चुके थे, और उनको भी एक बंगला लेने की इच्छा थी। जब उनको पता चल जाता है तो वो राजेंद्र कुमार के पास जाके बस इतना बोलते हैं कि आप तो सुपरस्टार बन चुके हैं, मेरा तो अभी ग्रोइंग पीरियड है, मैं तो जस्ट अभी आया ही हूँ, तो अगर आप किसी को भी बेचेंगे इससे बेहतर है कि आप ये मुझे बेच दें, आपका बंगला मेरे लिए बहुत लकी साबित होगा। राजेंद्र कुमार को भी पैसे की जरूरत थी। लगभग कहा जाता है कि जो भी गूगल सर्च मैंने किया तो उसमें यही आता है कि लगभग कहीं पे 3.5 लाख, कहीं पे 10 लाख, तो इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, या तो 10 लाख या 3.5 लाख रुपया में वो बंगला बेचा गया। अब राजेश खन्ना ने फिल्में तो की थी, लेकिन इतने पैसे उनके पास भी नहीं थे, लेकिन बंगला पसंद आ गया था। अब क्या करें, तो बहुत परेशान से थे कि भाई इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा। तो साउथ के एक डायरेक्टर इनके पास आए हुए थे, वो जो फिल्म है ना हाथी मेरे साथी, तो हाथी मेरे साथी फिल्म के लिए वो डायरेक्टर जो आए हुए थे, तो इन्होंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसा है तो मुझे इतना पैसा चाहिए, 10 लाख रुपया मुझे दो और पूरा एडवांस में दे दो, तभी मैं इस फिल्म को करूँगा। डायरेक्टर, किस्मत की बात होती है, जब उनको बंगला लिखा हुआ था डायरेक्टर मान जाते हैं और वो उनको पैसा मिल जाता है, और इस तरीके से वो बंगला राजेंद्र कुमार राजेश खन्ना को दे देते हैं। राजेश खन्ना ने जब इस बंगले को लिया था उस समय उनकी शादी भी नहीं हुई थी। अब सोचिए 1917 में, हाँ, राजेंद्र कुमार उनसे इतना कहते हैं कि ये बंगले का नाम डिम्पल है, तो मैं अपने इस बंगले का नाम बदलना होगा, और वो कहते हैं कि ये चूँकि आपने ये मुझे आशीर्वाद के तौर पे ये बंगला दिया है तो इसीलिए मैं इस बंगले का नाम आशीर्वाद रखूँगा। अब राजेश खन्ना उस बंगले का नाम आशीर्वाद रख लेते हैं, जो अभी भी मीडिया में अगर उनके बंगले का नाम आता है तो उस बंगले का नाम अभी भी आशीर्वाद ही आता है। अब हम जानते हैं कि 1970 के बाद जब वो बंगले में जाते हैं उसके बाद ही लगभग उसके बाद 71 या 72 में उनकी शादी होती है, और 70 के बाद लगातार 15 हिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना का अपना रिकॉर्ड है, और उसी बंगले में रहते हुए वो सभी फिल्में करते हैं। आराधना के बाद जितनी भी उनकी सारी हिट फिल्में हैं वो सारी फिल्में उसी बंगला में रहते हुए करते हैं। 71 में आनंद फिल्म आती है, हाथी मेरे साथी आती है, जिसके लिए हाथी मेरे साथी फिल्म जो आती है इनकी, इसके लिए इन्होंने पैसा भी लिया हुआ था एडवांस में। छोटी बहू आती है, दुश्मन आती है, अमर प्रेम, बावर्ची, अनुराग, मेरा जीवन साथी, दाग, नमक हराम, आपकी कसम, प्रेम नगर, अजनबी, रोटी, प्रेम कहानी, महबूबा, ये सारी फिल्में एक लाइन से कंटिन्यू, मतलब ये इनके बारे में कहा जाता था कि पहले सुपरस्टार की पदवी भी दी गई इनको,
और इनके बारे में ये कहा जाता था कि ऊपर आका नीचे काका, मतलब इनके बारे में सबसे ज़्यादा ये ग्लैमर था और फिल्में हमेशा हर हाल में हिट हुआ करती थी और लगातार 15 फिल्में हिट देने का तो बस इन्हीं का रिकॉर्ड है। और इसके बाद चलता चला गया। और मैंने पहले भी बतलाया कि हर किसी का एक चक्र होता है, ज्योतिषीय चक्र। ज्योतिष में भी जो महादशा अंतरदशा का एक चक्र होता है, विंशोत्तरी दशा होती है, हमेशा ऊपर नीचे चलता ही रहता है। तो जब जब भी ये चक्र चलेगा तो दिन भी आएगा और रात भी आएगी। और उसके बाद 18 जुलाई 2012 तक वो उस बंगले में रहते हैं और बंगले के अलावा भी एक आध और बंगला था उनका। और जैसे तैसे उनका तो 18 जुलाई 2012 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो बंगला चला जाता है उनके दामाद अक्षय कुमार के पास और फिर बाद में 2016 में वो बंगला जो होता है वो उसको बेच दिया जाता है। और उस बंगले की जो कीमत है 2016 में, वो जो गूगल पे जो ऑन रिकॉर्ड है, वो लगभग 90 से 95 करोड़ का है, जिसको एक बिल्डर या फिर जो बिजनेसमैन शशि किरण शेट्टी इन्होंने खरीदा है। और इस पर उस बंगले को तोड़ के एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है जो बन भी चुकी होगी और बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और उस पर नई बिल्डिंग भी बन गई है। तो इस तरीके से एक बंगला जिसने कभी किसी को आसमां की ऊंचाइयों पर पहुंचाया तो कभी फर्श पर भी पहुंचाया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वास्तु और हमारी किस्मत दोनों लगभग साथ साथ चलती है। और इस तरीके से एक बंगला जो हॉन्टेड बंगला था उसको भरत भूषण ने खरीदा। भरत भूषण भी खूब ऊंचाइयों पर गए, फिर नीचे चले गए। राजेंद्र कुमार ने खरीदा, खूब ऊंचाइयों पर गए, उनकी भी हालत इतनी, निश्चित रूप से पैसे की जरूरत पड़ी और उनको भी वो बंगला बेचना पड़ गया। फिर राजेश खन्ना ने वो बंगला खरीदा, ऊंचाइयों पर गए और आप जानते हैं कि 73 के बाद फिर उनकी भी स्थिति खराब हो गई थी। उनकी फिल्में, अमिताभ बच्चन के आने के बाद उनकी फिल्में चलनी बंद हो गई थी। और अब जाकर के वो बंगला अक्षय कुमार ने भी उस बंगले को बेच दिया है और आज के डेट में वहाँ पे शशि किरण शेट्टी का जो अपना जो भी बड़ी बिल्डिंग है वो बनी हुई है। इस बंगले के बारे में बतला दूं कि लगभग 6500 स्क्वायर फीट का ये बंगला है। तो इस कहानी से एक मैंने ये, चूंकि वास्तु का ये एक था कि हमारी किस्मत, हम जिस घर में रहते हैं उस घर से भी कुछ चलती है, कुछ वास्तु की वजह से भी कभी कभी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, कभी कभी वास्तु की वजह से भी हमारे जीवन में उन्नति आती है। अगर आप लोगों को ये कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।